अस्सलाम वालेकुम। अगली जावा की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज सेकंड वीडियो है हमारी इस सीरीज़ की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा किस तरह जेडीके को डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का पाथ सेट किया। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस लेक्चर के अंदर चेक करेंगे कि हमारा जावा का प्रोग्राम का बेसिक सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। जस्ट अभी हम आउटपुट की बात करेंगे, क्योंकि इनपुट के लिए आपको वेरिएबल्स का वहाँ पे इल्म होना ज़रूरी है। तो मैं लिनक्स का फ्लेवर उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग विंडोज़ पे काम कीजिएगा। मैंने लिनक्स का जो फ्लेवर उबंटू के ऊपर मैंने नोटपैड क्यू टेक्स्ट एडिटर, उसके मुतबादिल जिस तरह आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है, उसको डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं लैंग्वेज पे आता हूँ। लैंग्वेज पे आने के बाद मैंने जावा को चूज़ कर लिया, कंट्रोल एस करके इसको मैं अभी जो है इसको मैं वैसे ही रखता हूँ। सबसे पहले आपके जावा के प्रोग्राम के अंदर आपके पास आता है एक्सेस स्पेसिफायर आता है, फिर उसके बाद क्लास कीवर्ड आता है आपके पास, क्लास, फिर उसके बाद क्लास का नेम, क्लास अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका क्लास के अंदर मेन मेथड आता है। मेन मेथड जो है आपका सबसे पहले आपके पास फिर दोबारा से एक्सेस स्पेसिफायर आता है। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद आपके पास स्टैटिक कीवर्ड आता है, फिर उसके बाद वॉइड कीवर्ड आता है। ये एज इट इज़ आते हैं, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं आपके पास कीवर्ड हैं, ये एज इट इज़ आते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास मेन आता है, और मेन के अंदर आपके पास जावा का जो मेन मेथड है वो एक आर्गुमेंट लेता है, अरे लेता है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो स्ट्रिंग ARGS, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रिंग तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि डाटा टाइप है आपके पास, लेकिन इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपके पास क्या आती है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और इसके बाद ये इसकी ब्रैकेट क्लोज, और ये इसके बाद आपकी क्लास की ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब हम जल्दी से अपना प्रोग्राम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आपके पास 3 बेसिक एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं आपके पास। नंबर 1 इज़ पब्लिक, नंबर 2 इज़ प्रोटेक्टेड, नंबर 3 इज़ प्राइवेट। पब्लिक की मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको थोड़ी सी एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, उसके अंदर आप लोगों को साफ क्लियर समझ आ जाएगी पब्लिक चीज़ क्या है आपके पास, उसके बाद आपके पास प्रोटेक्टेड क्या है और प्राइवेट क्या है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ये वीडियो मैं आपके लिए चला देता हूँ। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क्लास। आपको जावा के प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्लास का इल्म होना ज़रूरी है। आपके पास क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब ये डाटा मेंबर्स आपके पास क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, फिल वक्त सिंपल अपने जहन में रखें। जिस तरह आपके पास वेरिएबल्स होते थे सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पे हमने उनका नाम तब्दील कर दिया, डाटा मेंबर्स कर दिया, ठीक है। जिस तरह आप स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स आप बनाते थे, स्ट्रक्चर के अंदर आप जिस तरह करते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट किया, और स्टूडेंट के अंदर इंट रोल नंबर किया, आपने स्ट्रिंग नेम किया। अब वो जो चीज़ें थी वो इसको अंदर हम उसको डाटा मेंबर्स कहते हैं, ठीक हो गया। जस्ट तंबी बांधने के लिए आपकी मैं ये बातें कर रहा हूँ। और उसके बाद मेंबर फंक्शन। अब आपने वो जो रोल नंबर स्ट्रक्ट स्टूडेंट किया था, उस रोल नंबर को आप स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट नहीं करवा सकते थे, फंक्शन उधर नहीं बनाते थे, आप अलहदा से बनाते थे। यही बेसिक फ़र्क था आपके पास स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर। आप स्ट्रक्चर जो है मेंबर फंक्शंस कंटेन नहीं कर सकता, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन क्लास के अंदर आप अपने उन्हीं डाटा मेंबर्स को एक फंक्शन के थ्रू इनपुट करवा सकते हैं, और उस फंक्शन को फिर मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन ज़रूरी नहीं कि वो क्लास के अंदर, वो क्लास के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। वो फिर किस तरह हम यूज़ करते हैं वो भी हम चीज़ देख लेंगे।
उसके बाद डाटा मेंबर्स क्या, कंटेनर्स यानी कि वेरिएबल्स दो स्टोर हुआ डाटा ऑफन कॉल्ड वेरिएबल्स। मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या, जस्ट लाइक अदर फंक्शंस, इफ दे बिलोंग टू एनी क्लास दे आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। अगर वो किसी क्लास से बिलोंग करते हैं फिर वो मेंबर फंक्शंस उन्हें कहा जाता है। ओके मैं अभी आपको डायरेक्ट उस पर लेके चलता हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास किस तरह होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास क्या है कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ये है कि कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। हमारे वेरिएबल कह लें आप, सिंपल अल्फाज के अंदर कह लें, अगर आसानी से समझने की बात करें तो आप कह लें कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसी फ़ाइल पड़ी है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और कोई भी उसको शख्स उसको यूज़ कर सकता है, तो इसकी पब्लिक की मिसाल है। जिस तरह इस डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर ये कोक की बोतल आपकी एक दीवार के ऊपर पड़ी हुई है और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उठा के ले जाएगा, तो ये पब्लिक है। ठीक है, अब प्रोटेक्टेड क्या है, अब प्रोटेक्टेड ये है कि आपने अपना डाटा सेव कर लिया है अपने कंप्यूटर के अंदर, यानी कि इनसाइड द क्लास ले आए हैं, या फिर अब आपने उस डाटा का एक्सेस उन लोगों तक दे दिया है जिनके ऊपर आपको इतबार है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे हमने कोक की बोतल अपनी वॉल से उठा के अंदर ले आए हैं, ठीक है, अब हमारे घर के अंदर के लोग ही इसको पी सकते हैं। अगली हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है प्राइवेट की। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, वालदा जी ने क्या किया, वहाँ से डाइनिंग टेबल से उठा के उस कोक की बोतल को वो कहाँ पे ले उन्होंने रख दिया, उन्होंने उसको फ्रिज में रख के फ्रिज को लॉक लगा दिया, तो यह प्राइवेट है। अब यानी कि जिसके पास की वगैरह है तो वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब सेफ़र है, बाहर से भी सेफ़र है और क्लास के अंदर भी सेफ़र है, तो ये उसका था। ठीक है, अभी आपने क्लास का भी देख लिया, एक्सेस स्पेसिफायर का भी आपको पता लग गया। अच्छा, ये स्टैटिक हम क्यों लिखते हैं, स्टैटिक जावा के मेन मेथड का ना स्टैटिक होना ज़रूरी है। वो स्टैटिक इस वजह से होना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक होता है JRE और एक होता है JVM। अब JRE और JVM दोनों मिलके आपके जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक हो गया, वो JDK के थ्रू। अब माइट पॉसिबल JRE ने कुछ और रीड किया, JVM ने कुछ और रीड किया, तो इस सूरत हाल के अंदर आपका जो प्रोग्राम है जावा का उसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। सिंगल कॉपी ही शेयर की जाती है दोनों के साथ, JVM के साथ भी JRE के साथ भी। ठीक है, ये आगे हम बाद में देख लेंगे, स्टैटिक कीवर्ड क्या आपके पास क्या होता है वो आगे जाके हम देख लेंगे। लेकिन फिल वक्त आप इसको इस तरह अगर जहन में रखें कि क्योंकि एग्जीक्यूशन दो चीज़ें मिलकर करवा रही हैं इसकी, JVM और JRE। अब यानी कि हमने ये कह दिया कि JVM ने कोई और कॉपी पिक की है और JRE ने कोई और कॉपी पिक की है, तो अब इसका स्टैटिक इसलिए होना ज़रूरी है, उसके पास कुछ और आगे कॉपी आ गई, इसके पास कुछ और कॉपी आ गई, इसलिए इसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। फिल वक्त इसको इस तरह याद कर लें आप। फिर उसके बाद हमारे पास वॉइड आपको पता है, एम्प्टी नथिंग, मेन आपको पता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वैसी हैं। अब हम जो है अपना न्यू प्रोग्राम उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पब्लिक लिखूँगा, पब्लिक, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखूँगा। क्लास कीवर्ड के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट डाली, फिर पब्लिक, मैं मेन मेथड को भी पब्लिक कर रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग ARGS ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा मैं स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। सी लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते थे, प्रिंट F इस्तेमाल करते थे उसको प्रिंट करवाने के लिए, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, और इस तरह आप लिखते थे उसमें सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए उसकी आउट की प्रॉपर्टी को यूज़, सिस्टम की आउट की प्रॉपर्टी को, इसको मैं याद किस तरह करना है वो आपको बता रहा हूँ। सिस्टम की आउट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, ठीक है, सिस्टम की आउट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। क्या प्रिंट करना है, ये चीज़ प्रिंट करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा है ना, तो इसको भी अभी हम चेक कर लें। प्रिंट, अच्छा ये अगर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है ना, तो ये जो मेरा कर्सर है कंसोल के ऊपर, मेरा कर्सर इधर ही होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा प्रिंट LN,
ठीक है, प्रिंट एलन कर दूंगा तो ये मेरा कर्सर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अच्छा ये चीज़ें आपको पता होंगी, जिस तरह आपने सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया था सेम वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। पॉइंटर्स के चैप्टर्स के अंदर आपने यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम क्या करें, सिस्टम की आउट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम प्रिंट कर रहे हैं इस मैसेज को। मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ सिंटैक्स कुछ, और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अच्छा, अब एक और बात आपने याद करनी है, फिल वक्त के लिए हमारे पास पूरे इस जावा के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही एस छोटा है। ठीक है, सिर्फ एक ही एस छोटा है और वो है स्टैटिक का एस। स्टैटिक का एस छोटा है हमारे पास, बाकी हमारे पास स्ट्रिंग का एस भी बड़ा है और सिस्टम का एस भी बड़ा है। फिल वक्त के लिए मैं जितने भी प्रोग्राम्स करूँगा उसमें जितने भी मेरे पास जो लफ्ज़ एस से स्टार्ट हो रहे हुए उनका एस कैपिटल होगा, अपर केस में होगा, सिवाय सिर्फ एक लफ्ज़ के स्टैटिक के एस के। ये गलतियां आप लोग बहुत करते हैं, आप लोग स्ट्रिंग का एस छोटा लिख देते हैं या सिस्टम का एस छोटा लिख देते हैं। आपने इस बात को इस तरह याद करना है, हमारे पूरे जावा के प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लफ्ज़ ऐसा आएगा जिसका एस छोटा होगा और वो है स्टैटिक का एस। अच्छा, दूसरी बात, अब हम इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव हमने ऐसे ही नहीं करना, सेव हमने हमेशा क्लास के नाम से करना है, जो क्लास का नाम है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी क्लास का नाम था फर्स्ट का एफ कैपिटल था, फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, अब ये सेव हो गया। अब मैं अपनी डायरेक्टरी पे जाता हूँ करंट, और उधर जाके मैं, ये मेरी डायरेक्टरी है, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इधर आता हूँ मैं, आके इसको फर्स्ट प्रोग्राम, मैं यहाँ पे आके अपनी कंसोल को ओपन करता हूँ, टर्मिनल को। आपने किस तरह करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है, एड्रेस बार में जाके वहाँ पे लिखना है CMD, एड्रेस बार में जाके आपने लिखना है CMD और एंटर प्रेस कर देना। आपका ये जो टर्मिनल है, ये जो मेरा ओपन हुआ है, आपका डायरेक्ट विंडोज़ में उसी फोल्डर में वो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे जावा सी, जावा को पहले मैं कंपाइल करूँगा। ठीक है, अब जावा को सबसे पहले मैं कंपाइल करूँगा और उसके बाद जो है मैं जावा सी के बाद फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है, जो मेरी फाइल का नाम था फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, जावा को मैंने कंपाइल कर रहा हूँ। बस मेरे अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद करवाने की जिस तरह कोशिश कर रहा हूँ। अब जिस तरह मैंने की मेरी क्लास कंपाइल जैसे हुई है तो मेरी क्लास फाइल जनरेट हो गई है अब। ठीक है, अब मैं जावा की इस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। मैं लिखूँगा जावा फर्स्ट प्रोग्राम। पहली बार मैंने लिखा जावा कंपाइल कर, जावा कंपाइल फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने कहा जावा को कह रहा हूँ कि जावा कंपाइल कर दो इस फाइल को। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा जावा मेरी इस फाइल को चला दो जो कि मेरी क्या है, क्लास फाइल है। अब मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, वहाँ पे मेरी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, आई लव पाकिस्तान आर्मी। तो सेम वही कंटेंट मेरा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम था आज जावा के अंदर, बड़ी डिटेल के अंदर हमने चेक किया। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम इनपुट के ऊपर काम करते हैं, किस तरह इनपुट हमारी जावा के अंदर फैच की जाती है।